हेलो। हम लोग आते हैं भौतिक भूगोल के पार्ट 3 में। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति की, पृथ्वी की आयु की। देखिए, भौतिक भूगोल का हिस्सा नहीं है पृथ्वी की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति या फिर ग्रहों की उत्पत्ति। फिर भी हम इसमें देखे ले रहे हैं क्योंकि हमें आने वाले जो पृथ्वी के हिस्से होंगे उन पर चर्चा करनी होगी, तो इसलिए हम भौतिक भूगोल का पार्ट ना होते हुए फिर भी इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके आयु के संबंध में तर्क दिए गए हैं, बहुत सारे विद्वानों ने दिए हैं, बहुत सारे मान हैं, बहुत सारे अमान्य भी हुए हैं। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बारे में पहले बहुत सारे तथ्य विद्यमान थे। अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और विचार प्रस्तुत करने के पहले भी धार्मिक विचारधाराएं मात्रा में उपलब्ध थीं। अब देखिए, धार्मिक विचार क्या उपलब्ध थे कि पृथ्वी को केंद्र मानते थे और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये सब धार्मिक मान्यताएं थीं। वैज्ञानिकों ने भी कई सारे तथ्य दिए कि पृथ्वी केंद्र पर है, सूर्य केंद्र पर नहीं है। लेकिन जब वैज्ञानिक तथ्य आता है तो वहाँ पर पृथ्वी को सेंटर ना मानते हुए हम सूर्य को सेंटर मानते हैं और जो अन्य ग्रह हैं वो सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इसी तथ्य में जब 1749 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो हैं कास्ते बफन ने अपना तर्क पूर्व जब देते हैं, तब वो बताते हैं कि पृथ्वी जो है सेंटर ना होकर सूर्य सेंटर में है। इससे पता चलता है कि सूर्य सेंटर में है, बाकी सब ग्रह सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। वर्तमान में ब्रह्मांड, पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार के तथ्य प्रचलित हैं। वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या सूर्य की उत्पत्ति हुई, सबकी उत्पत्ति हो के संबंध में दो मत प्रचलित किए हैं। पहला वह कहलाता है एक मत विकल्प, दूसरा कहलाता है दो मत विकल्प। यहाँ पर हम देखते हैं जो एक मत विकल्प है जिसे हम बोलते हैं अद्वैतवादी संकल्पना, यानी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। अद्वैत, आ मतलब होता है बिना, द्वैत मतलब होता है दो। इसमें हम दो नहीं मानते हैं, एक ही मानते हैं। ठीक है, एक ही मानते हैं, इसे बोलते हैं हम अद्वैत, अद्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना में कहा क्या है कि जो भी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जितने भी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, सबकी उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है। कह रहा है इस मान्यता के अनुसार ग्रहों एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही वस्तु या एक ही तारे से हुई है। इस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस मानते हैं। पेरेंटल मतलब पिता, पितृ। ठीक है, अद्वैतवादी संकल्पनाओं में जो प्रमुख संकल्पना है, जैसे मान लीजिए आपकी कांट की है, ये क्वेश्चन आया है। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, कास्ते द बफन की पुच्छल तारा परिकल्पना, लॉकियर की उल्का पिंड परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ये चारों परिकल्पनाएं आपकी महत्वपूर्ण हैं। तो ये सब क्या मानते हैं कि ये सब पृथ्वी की उत्पत्ति या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे से मानते हैं। ठीक है, यानी पहले एक तारा था, उसी से टूट टूट कर सभी अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, अद्वैतवादी में हम जो देखते हैं, पहला हमारा आता है कांट की। कांट की इंपॉर्टेंट है। कांट ने जर्मन के थे। देखिए, विश्व में जर्मन और फ्रांस, ये दो ऐसे देश हैं जो भूगोल के रूप में बहुत आगे रहे हैं, अपने तर्क देते रहे। तो जर्मन जो है, जर्मन के जो कांट थे, इन्होंने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसका प्रयोग किया और उसके आधार पर अपनी वायव्य राशि परिकल्पना को दिया। इसके अनुसार क्या था, एक तप्त और गतिशील निहारिका थी। पहले क्या था, एक तप्त और गतिशील निहारिका, जिसे हम नेबुला भी बोलते हैं, ये थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तप्तशील और निहारिका ये है, नेबुला है। जिससे क्या होता है, कई सारे गोले छल्ले अलग होते हैं, जिसे शीतलन से सौरमंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। उन्होंने क्या कहा था कि पहले एक बहुत गर्म निहारिका थी जिससे छल्ले निकले। ठीक है, छल्ले निकलने के बाद ये अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। ये निकला छल्ला, फिर उससे छल्ला निकला, ये छल्ले निकले। तो ऐसे क्या करते हैं, फिर एक ग्रह का पूरा निर्माण, पूरा सौर सिस्टम का निर्माण हो जाता है। तो ये किसने कहा था, कांट ने कहा था। इन्होंने, इनका सिद्धांत इसलिए सही नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, इस सिद्धांत में कांट ने गणित के नियमों का गलत प्रयोग किया था, क्योंकि यहाँ पर कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम पालन नहीं हो पाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस सिद्धांत के इसमें कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है, जिसके अनुसार ये परिकल्पना गलत मानी जाती है। तो किसकी है, कांट की है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जो एक ही तारे परिकल्पना में है, लाप्लास की आती है। लाप्लास ने दिया था निहारिका परिकल्पना।
ठीक है। ये फ्रांसीसी थे, देखिए वो कौन से थे, जर्मन थे और ये फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी और जर्मन जैसे हम जब आगे बढ़ेंगे दोनों में हड़पें भी बढ़ेंगी, दोनों के कारण ही भूगोल में द्वैतवाद की उत्पत्ति भी होगी। तो फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी विद्वान जो लाप्लास थे, 1796 में कांट के ही सिद्धांत पर संशोधन करते हैं और फिर अपना नियम देते हैं और बताते हैं कि विशाल तत्व निहारिका से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला जो कई छल्लों में विभाजित हो गया। देखिए उन्होंने क्या कहा था, जो एक तप तारा था उससे कई सारे छल्ले निकले और फिर ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन लाप्लास क्या बोलते हैं, पहले एक ही छल्ला निकला जो कई छल्लों में विभाजित हो गया, यही छल्ला ही कई छल्लों में विभाजित हो गया तथा ये छल्ले अपने प्रति छल्ले के चारों ओर एक दिशा में घूमने लगे। अब देखिए इसी छल्ले से जो कई सारे छल्ले निकलेंगे वो अपने पैतृ छल्ले यानी जो फादर छल्ला है, पिता छल्ला है, उसी की चारों तरफ घूमने लगेंगे, जिसके कारण उनके जो उपग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। बाद में इन्हीं के शीतलन से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। देखिए तो दोनों जो हाइपोथेसिस हैं दोनों बिलोंग करती हैं। इन दोनों में समानता यही है कि ये दोनों एक ही तारे से यानी एक ही तारे से और छल्लों के निर्माण की प्रक्रिया को बताते हैं। इस परिकल्पना में कहा गया है कि सभी ग्रहों के उपग्रह को अपने प्रत्येक ग्रह की दिशा में घूमना चाहिए। अब देखिए इसमें कहा गया है, जैसे मान लीजिए ग्रह है आपका, अब ग्रह के जो उपग्रह हैं यानी जिस दिशा में यानी जिस दिशा में आपका ग्रह घूम रहा है उसी ग्रह में उसके उपग्रह को घूमना चाहिए, लेकिन ये नहीं घूमते हैं। हम देखते हैं कि जो शनि और बृहस्पति के कुछ उपग्रह हैं वो अपने पृथ्वी ग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं, तो यहाँ पर भी ये सिद्धांत आपका गलत हो जाता है। ओके, अगला हम आते हैं द्वैतवादी में। देखिए पहला था हमारा अद्वैतवादी और दूसरा था द्वैतवादी। तो अद्वैतवादी में जो था हमारा, वहाँ पर हम एक तारीख संकल्पना मानते हैं, लेकिन द्वैतवादी में हम 2 तारीख संकल्पना को मानेंगे। यानी यहाँ पर हम मानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है। डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट में कहते हैं अद्वैतवादी संकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों के संयोजन से हुई है, इसलिए इस संकल्पना को बाईपेरेंटल हाइपोथेसिस मानते हैं, यानी यहाँ पर 2 पितृ संकल्पना को हम मानते हैं। इसके अनुसार जो संकल्पना में दिए गए हैं, चैम्बरलिन का ग्रहाणु परिकल्पना है, जेम्स जीन्स का है आपका ज्वरीप संकल्पना, H.N. रसेल का है आपका द्वैत तारक परिकल्पना, ऑटो सिमट की है अंतर कारक धूल परिकल्पना। ये चारों परिकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें हम चैम्बरलिन और मोंटल की जो ग्रहाणु परिकल्पना है इसको हम देखते हैं। इसके प्रतिपादक चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 में दिया था। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। देखिए वहाँ पर हम मानते थे कि तारे से हुआ है, छल्लों से निर्माण हुआ, छल्ले फिर सिमट गए, फिर ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ पर जो चैम्बरलिन और मोंटल जो मानते हैं वो कहते हैं पहले एक कोई सूर्य या तारा कोई था। ठीक है, इससे क्या होता है, तप्त गैस के कारण जो कोई अन्य पदार्थ निकलता है, पदार्थ निकलने के बाद ये दूसरा तारा दूर चला जाता है और फिर यहाँ पर जो हमारे ग्रह हैं उसका निर्माण हो जाता है। तो प्रारंभ में कोई 2 सूर्य और कोई अन्य तारे विशाल थे। जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए। देखिए जैसे हम मान लें, अगर हम 2 चुंबक मान लें, एक चुंबक हम यहाँ पर मान लें और एक चुंबक हम यहाँ पर मान लें, अब बीच में अगर हम कील रख दें तो अगर हम किसी बड़े चुंबक को इसके कील के पास लाएंगे तो कील इधर खिसकेगी और ये तारा अगर दूर चला गया तो कील खिसक कर यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो आपका एक कोई बड़ा तारा था सूर्य के पास से गुजरा तो क्या हुआ, सूर्य से कुछ अन्य पदार्थ निकला और बीच में ही सिमट कर रह गया। ठीक है, जिसके कारण हम ग्रहों की उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं। यही पदार्थ आपस में मिलकर पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण कारण बने। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या हो जाती है थोड़ी बहुत। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो सूर्य का तारा जो अलग कोई अन्य तारा था वो बहुत दूर चला गया और बीच में असंख्य जो पदार्थ था वो छोड़कर चला गया। सूर्य से निकलने के बाद वो समेट नहीं पाया अपने पास, तो इसी कारण जो तारे या जो ग्रह का निर्माण हो गया तो उनका निर्माण जो हुआ सूर्य से माना जाता है। अब देखिए इसी सिद्धांत के अनुसार संरचना में महासागर, महाद्वीपी और पर्वतों के निर्माण के आदि की व्याख्या करने पर भी प्रयास किए गए थे। दूसरी संकल्पना जो आती है जेम्स जीन्स की आती है
और जेफरीज की, ये दोनों संकल्पनाएं मिलकर दी थी 1919 में और 1921 में। अब देखिए इस परिकल्पना को पर्याप्त समर्थन प्राप्त है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा वैज्ञानिक आधार पर दी गई है। इसके अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं अन्य तारे का संयोग से हुआ है। इस संकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य और अन्य तारों को संयोग से हुआ है। इसमें भी देखिए दो तारे माने गए हैं, एक कोई सूर्य था और एक कोई अन्य तारा था। ठीक है, सूर्य के निकट इस तारे से आने से सूर्य कुछ भाग ज्वरी उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खिंच गया। अब देखिए वहां पर जो माना गया था कि वो आकर्षण शक्ति के कारण माना गया था, लेकिन यहाँ पर इतना माना गया है कि ये जो फिलामेंट की तरीके निकला सूर्य से पदार्थ, वो किसके कारण निकला? ज्वरी के कारण, ज्वरी उद्भेदन के कारण निकला। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, ये हमारी पृथ्वी है, जब यहाँ पर अगर चंद्रमा आता है तो यहाँ पर पानी ऊपर आता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जो आता है आपका पानी यहाँ पर भी ऊपर आता है, तो पृथ्वी पर बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ उभार आते हैं ना। इसी प्रकार जब चंद्रमा दूर चला जाता है तो पृथ्वी पर ये पानी सिमटकर दूसरी जगह चला जाता है। इसी कारण जो ज्वरी उद्भेदन माना गया है, ये जेफरीज ने माना है। तो ज्वरी उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खिंच के भाग यहाँ से कोई भी तारा, जो बड़ा तारा था, सूर्य के पास से गुजरा और यहाँ पर ज्वरी उद्भेदन के कारण यहाँ से कुछ फिलामेंट के रूप में कुछ हिस्सा निकल गया। निकल जाने के बाद वो तारा बहुत दूर चला जाता है, खिंच गया, तथा बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। यही फिलामेंट जो निकला, यही टूटकर फिर सूर्य के चक्कर लगाने लगा। ठीक है, यही फिलामेंट से सौरमंडल और अन्य सभी ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यहाँ पर भी द्वैतकारक परिकल्पना मानी गई, यानी दो तारों से संकल्पना मानी गई है। लेकिन ना अगर हम आधुनिक संकल्पना के बारे में चर्चा करें, देखिए आधुनिक संकल्पना क्या है? बिग बैंग थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं, बिग बैंग थ्योरी क्या है या इसकी उत्पत्ति से किसका संबंध है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन एक बेल्जियम के जो पादरी थे, खगोलविद भी थे, उन्होंने किया था, जॉर्ज लेमेंटर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसने किया था? 1960 में किया था। इसके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था। यहाँ पर एक मानते हैं कि जो ब्रह्मांड, जितनी बड़े ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो एक छोटे से बिंदु से हुई है, जिसमें क्या होता है, अचानक विस्फोट होता है, जिसे हम बिग बैंग बोलते हैं या ब्रह्मांडी विस्फोट बोलते हैं या हम महाविस्फोटक सिद्धांत बोलते हैं, के कारण पदार्थ का बिखराव हुआ, जिससे काले व समान पदार्थ निर्मित हुए। उनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडी पिंडों का सृजन हुआ। इसके चारों ओर समान पदार्थों जमा हुआ, जिससे उनके कारण वृद्धि होती हुई है या अभी वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या माना जाता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है एक छोटे से बिंदु से हुई है। ठीक है, ये बिंदु में जब इसका इतना घनत्व था, बहुत डेंस था, जब ये बिंदु में विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद फैलाव होता है, प्रसार होता है। अगर हम फटाके को, जैसे हम फटाका छुटाते हैं, छोटा सा होता है, लेकिन जब वो फूटता है तो बहुत दूर तक ध्वनि उसकी जाती है, बहुत दूर तक उसके पदार्थ भी उछल कर जाते हैं। इसी प्रकार जब एक कोई बिंदु था, ये मान लीजिए हम कोई एक छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं, जब ये फटता है तो फटने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ों का फैलाव होता है। ये दूर तक फैलाव होगा ना, दूर तक फैलाव होगा, तो जब बिखरा होगा तो पदार्थ क्या होंगे, दूर दूर जाते रहेंगे हमेशा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं जो हमारे अन्य तारे हैं या अन्य ग्रह हैं, वो अभी भी अपने अपने तारों से, प्लैनेटल तारों से दूर जाते हुए प्रतीत हमको होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, ये हम देखते हैं एक हमारा एक कोई प्लैनेटल तारा था छोटा सा, जब इसमें विस्फोट होता है, जब इस पर विस्फोट होता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे, ये देखिए, ग्रह, तारे, चंद्रमा, उपग्रह, बहुत सारे मटेरियल का निर्माण होता है, और ये हमेशा क्या है, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये देखिए कितनी दूर है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैलाव अभी भी निरंतर जारी है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों का समूहन से बने असंख्य पिंड तारे कहलाए हैं। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तथा तभी से ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार जारी है। अगर पूछा जाए कि ब्रह्मांड का विस्तार क्या अभी भी हो रहा है, तो हाँ, ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी निरंतर जारी है। इसके रूप में अगर हम साक्ष्य में देखें तो साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो बढ़ रही है, वही इसका साक्ष्य है। देखिए जो आपकी ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले 10 से 32 सेकेंड के पश्चात क्या होता है, कॉस्मिक इन्फ्लेशन एंड होता है। मतलब जो उसमें आपकी विस्फोटक की घटना होती है
वो संपन्न होती है। इसके बाद 10 से 6 सेकंड के बीच में प्रोटॉन फॉर्म होते हैं, प्रोटॉन्स का निर्माण होता है, यानी परमाणु निर्मित होते हैं। परमाणु निर्मित होने के बाद परमाणु एक दूसरे से दूर तरफ भागते हैं। फिर 100 सेकंड के अंतराल में लगभग हीलियम और लिथियम और सिंथेसिस होते हैं। हीलियम और लिथियम का सिंथेसाइज होता है, जिससे परमाणु का निर्माण होता है और बहुत सारे ग्रह धूल के रूप में बने रहते हैं। जब वे पास आते हैं तो फिर एक क्या होता है, एक ठोस परमाणु का निर्माण हो जाता है। 100 मिलियन ईयर में आपका एक तारे का निर्माण हुआ। देखिए ये है, पहले जब विस्फोट हुआ तब तारे निर्माण तुरंत नहीं हो गया। तारे, ग्रह, कोई भी चीज़ का निर्माण तुरंत नहीं हुआ, बहुत सारे 100 मिलियन ईयर्स लग गए। तो 100 मिलियन ईयर्स में एक आपके पहले तारे का निर्माण होता है। ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सब का निर्माण अभी भी नहीं हुआ कहीं कहीं। अगर हम देखें जो हमारा बृहस्पति उपग्रह है, उसमें अभी भी बहुत सारे जो ग्रह हैं धूल के फॉर्म में हैं। शनि में बहुत सारे धूल के फॉर्म में हैं, क्योंकि अभी वो सिमट नहीं पाए हैं। जब सिमट जाएंगे तो वो भी एक समय ठोस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, बिग बैंग थ्योरी थी, जिसका साक्ष्य जो है निरंतर जारी है, जिससे पता चलता है हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, या तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए एक थ्योरी थोड़ी सी है, जरा सी इंपॉर्टेंट है वो भी है, लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन में आपसे कि बिग स्लैप थ्योरी, बिग स्लैप हाइपोथेसिस का संबंध किससे है, तो इसका संबंध चंद्रमा की उत्पत्ति से है। क्योंकि जब पृथ्वी हमारी बनी, जब हमारी पृथ्वी बनी, तब उसके पास तारा नहीं था, तब उसके पास उसका उपग्रह नहीं था। तारा तो था उसके पास, सूर्य था, लेकिन उसके पास उपग्रह नहीं था। तब क्या होता है, चंद्रमा की उत्पत्ति होती है बिग स्लैप हाइपोथेसिस से। ये संकल्पना जो है आपकी 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड था जो पृथ्वी से आकर टकरा गया। यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी पर क्या अभी खाली थी, लेकिन जैसे ही कोई मंगल का आकार का एक पिंड जो है पृथ्वी से टकराता है, पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी पर जितना धूल धक्कड़ जमा थी या जो भी कॉन्टिनेंटल था उसका, वो टूट जाता है। टूटने के बाद बिखर जाता है। अब देखिए जैसे अगर हम गेंद में कोई भी लोहे की चीज़ फेंक के मारें, इतनी तेज़ी से मारें कि वो गेंद फट कर टूट कर अलग हो जाए, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा टूट कर जो उसके चारों तरफ फैल गया और उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहर नहीं जा पाया। बाहर न जा पाने के कारण वो पृथ्वी के ही आसपास घूमता रहा। आसपास घूमने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये इसका कुछ विखंडन हो गया। विखंडन होने के बाद वह धूल के रूप में आसपास घूमता रहा। घूमते घूमते फिर वो ठोस के फॉर्म में जमा हो जाता है। ये देखिए ठोस के फॉर्म में जमा हो जाता है। जमा हो जाने के बाद फिर वो एक समय क्या आता है, फिर वो एक चंद्रमा का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार पृथ्वी के एक हिस्से टूटने से चंद्रमा का निर्माण हुआ है। इस संकल्पना के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं, जैसे कि पृथ्वी का चंद्रमा की रासायनिक संरचना का व्यापक समानता है। अगर हम कहें कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से ही हुई है, तो हाँ ये जाहिर सी बात है, क्योंकि पृथ्वी पर जो आयरन है, जो भी मेंटलिक चीज़ें हैं, वो हमारे चंद्रमा में भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिग स्लैप थ्योरी का संबंध किससे है, तो वो चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।